कहते हैं दोस्तों, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ये समंदर, वरना हर मीठी नदी समंदर से मिलने नहीं आती, समंदर से मिलने नहीं आती। हाँ दोस्तों, गणित में समुद्र की तरह कुछ ना कुछ तो अवश्य है, जिसकी वजह से हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, वे सारे के सारे किसी न किसी बहाने किसी भी तरीके से यन कैन प्रकार गणित की तरफ खींचे चले आते हैं। और यही खूबी इसको अन्य विषयों से कुछ हटकर विशेष बनाती है। और इसी गणित विषय में आज हम एक नई प्रश्नावली लेके आए हैं, बट्टा। और इस प्रश्नावली के साथ ही आप सबका एनएल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नावली। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो कभी कभी देखिए, कभी कभी खुदरा व्यापारी बिक्री बढ़ाने के लिए माल के पुराने हो जाने के कारण, या तो बिक्री बढ़ाने के लिए या फिर माल पुराना हो जाता है उसको बेचने के लिए, या खराब हो जाने के कारण अपने माल को कम दाम पर बेचते हैं, जो कि अंकित मूल्य लिखते हैं, उन पर अंकित करते हैं, उस पर छूट देकर बेचा जाता है। छूट, बट्टा, कमीशन, कटौती, इनके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और यही जो छूट दी जाती है इसको बट्टा कहते हैं। इसे छूट भी कहते हैं, कटौती भी कहते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं होता है। अंकित मूल्य व्यापारी खुद अपनी तरफ से लिखते हैं और उस लिखे मूल्य पर कमीशन दिया जाता है, उस पर छूट दी जाती है, वही बट्टा कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपये की है, उस पर 100 रुपये अंकित कर दिए और ग्राहक को कहते हैं कि इस पर 100 रुपये लिखे हुए हैं, यानी इसका मूल्य 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना? 100 रुपये, लेकिन मैं आपको ये 20 रुपये कम में या 15 रुपये कम में दूंगा। तो 100 रुपये वाली वस्तु है, वो 15 रुपये कम में देने का मतलब है 85 रुपये में देगा। 100 में से 15 कम हो गए 85 रुपये, जबकि वास्तविक मूल्य कितना था इसका? 80 रुपये। 5 रुपये यहाँ भी व्यापारी कमा लेता है। तो ये जो बट्टा दिया जाता है ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा क्या है? यानी एक प्रकार की छूट। ये एक तो क्रमिक बट्टा, एक समतुल्य बट्टा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रमिक बट्टा क्या होता है? क्रमिक बट्टा जब 2 या 2 से अधिक बार छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, तो वह क्रमिक बट्टा या बट्टा श्रेणी कहलाता है। बट्टा श्रेणी या क्रमिक बट्टा। ध्यान रहे, पहला बट्टा अंकित मूल्य पर है, दूसरा बट्टा परिणामी मूल्य पर है, और तीसरा बट्टा है वो दूसरे परिणामी मूल्य पर है, चौथा बट्टा है वो तीसरे परिणामी मूल्य पर है। कहने का मतलब है जो शेष बचते हैं, जैसे ये पहले अंकित मूल्य 100 रुपये था, इस पर छूट कितनी हुई? 15% की, तो पहला बट्टा 15%। और दूसरा बट्टा होगा वो चाहे 15% है चाहे 10%, वो 100 पर नहीं होगा, वो 85 पर होगा। मान लेते हैं यहाँ 10% की छूट दे रहा है दूसरी बार, पहले 15% की छूट और फिर दूसरी बार है 10% की छूट। तो यहाँ देखिए पहली छूट है 15, ये तो 100 पर हो गई, लेकिन दूसरी छूट है ये किस पर होगी? 85 पर होगी। दूसरा जो परिणामी मूल्य था 85, उस पर 10% की छूट दी जाएगी, जो कि 8.5 यानी 8.5 रुपये बनती है। इस प्रकार से एक क्रमिक बट्टा होता है। और लगातार 15%, 10%, 5% या 15% जितने भी क्रमिक बट्टे होते हैं, उनके समान एक विशेष बट्टा तैयार किया जाता है, ताकि बार बार जोड़ घटाव नहीं करना पड़े। और उस एक विशेष इन सब के समान होता है, इन सब के तुल्य होता है, वो उस बट्टे को समतुल्य बट्टा कहते हैं। वो क्रमिक बट्टों का ही एक विशेष इकाई मान अलग से निर्धारित किया जाता है, ताकि बार बार सवाल को हल करना नहीं पड़े। तो उसके लिए हम समतुल्य बट्टा के रूप में आगे सवाल हल करेंगे। आगे देखिए, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये है। कितने रुपये? 80 रुपये। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये, जिसको 68 रुपये में बेचा जाता है। कितने में? 68 रुपये में। तो छूट की दर क्या है? यानी बट्टे की दर क्या है, छूट की दर क्या है? सीधा देखिए, अंकित मूल्य 80 रुपये और
अंकित मूल्य 80 और बेचा जाता है 68 में, तो छूट कितनी हुई 12 की। 80 में से 68 घटा दो, कितने बचते हैं 12। मैं सीधा लिख रहा हूँ, घटाने के बाद कितने बचे 12, लिख दिए। जिस प्रकार हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार से ये जो बट्टा दिया है इसको प्रतिशत में बदलना है। अब 12 की छूट, लेकिन कितने रुपए पर है ये छूट, 80 पर है या 68 पर है, 68 पर है, नहीं 80 पर है। कितने पर है, अंकित मूल्य पर है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जिस प्रकार लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है उसी प्रकार से बट्टा है ये अंकित मूल्य पर होता है। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 12 बट्टे अंकित मूल्य लिखेंगे कितने 80। वहाँ लाभ हानि में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ऊपर लाभ हानि लिख रहे थे और नीचे क्रय मूल्य, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ऊपर क्या होगा छूट और नीचे अंकित मूल्य गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100। अब विभाजित करने पर ये कितने 4 से घटते हैं, 4 तिया 12 और 4 दुआ 8, 20, 20 पाँजे 80, 20 पाँजे 100। अब 5 का और 3 का गुणा कितना आता है, 3 गुणा 5 बराबर 5 दिए 15, तो छूट की दर क्या होगी 15%, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी। बी में कितना लिखा है 15% है ना, तो ये बी ही इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार 900 रुपये के एक खिलौने पर, खिलौना कितने का है 900 रुपये का, 40%, 30% तथा 10% की छूट देता है। क्रमिक छूट है ये, लगातार छूट दे रहा है 40%, 30% तथा 10% की। तो बताइए वह खिलौना खरीदार कितने में खरीदेगा। अब खरीदार इसको कितने रुपए में खरीदेगा ये बताना हमें। इसके लिए 2 तरीके से मैं बताऊंगा आपको। 900 रुपये है खिलौने का अंकित मूल्य, ये 900 रुपये लिख दिया गुणा। अब यहाँ 40% छूट का मतलब है 100 रुपये वाली वस्तु कितने में मिल रही है, खिलौना जो 100 रुपये का वो 60 रुपये में मिल रहा है। 40% छूट का मतलब हुआ 100 रुपये का खिलौना हमें कितने में मिल रहा है 60 में, 40 में नहीं, 40 की तो छूट है। इसी प्रकार 30% का मतलब है 100 रुपये का खिलौना 30% छूट के हिसाब से 70 रुपये में मिल रहा है, 30 में नहीं मिल रहा है, 30 की तो छूट है। तथा 10% छूट का मतलब है 100 रुपये का खिलौना 90 रुपये में मिल रहा है, छूट यहाँ कितनी है 10% की। तो 3 बार लिखो, 3 बार छूट दी गई है। पहले 40% की छूट, इसका मतलब कितने में मिला खिलौना 60 में। और फिर 30% छूट का मतलब खिलौना कितने का मिला 70 का। और 10% छूट का मतलब खिलौना कितने का मिला, 100 में से 10 कम हो गए 90 का, और बट्टे 100 प्रतिशत है, तो सब में बटे 100 कर दो। अब विभाजित करते हैं, अगर कोई शून्य कटते हैं तो उनको काट दो, अगर नहीं कटते हैं तो छोड़ दो। ये मैंने छूट क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ पूछा है बताइए कि वह खिलौना खरीदार कितने में खरीदेगा पूछा है। तो यहाँ 40% छूट, अगर छूट पूछता तब तो 40 लिख देते, लेकिन यहाँ 40% छूट देने के बाद कितने में खरीदा जा रहा है वो खिलौना 60 में। इसी प्रकार 30% छूट देने के बाद 70 में खरीदा जा रहा है, और 10% छूट देने के बाद 90 में खरीदा जा रहा है, और ख़रीदना ही पूछा है, खरीदार कितने में खरीदेगा। इसलिए मैंने ये जो खरीदने के लिए कीमत आई है वो लिखी है 60, 70 और 90। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, और इस शून्य से ये शून्य कट गया। बचा क्या है, यहाँ 10 बचा है, यहाँ तो 10 बच गया, ये सारे विभाजित हो गए। ऊपर क्या बचा है 9 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 9, इनका गुणा कीजिए। 9 का 6 से गुणा किया, 9 छिके 54, और गुणा
9 का फिर 7 से गुणा कीजिए, 9 7 63 और बटे कितने 10। इनका और 54 को 63 से गुणा करते हैं तो यहाँ ये 54 और ये 63, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, 6 चौके 24, 6 5 30 और 2 32, 2 6 4 10 और 2 1 3 1 4 और 3 340 बटे 10। 10 का इसमें भाग लगाएं तो ये एक शून्य छोड़कर पॉइंट लगा दो, 340.20 यानी बराबर 340.2 या 0.20 ये उत्तर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? 340.20 ये भी बी में है। देखिए ये बी उत्तर आ गया हमारा 340.20 रुपये। इस प्रकार से क्रमिक बट्टा होता है वो ऐसे ज्ञात किया जाता है और समतुल्य बट्टा थोड़ा इससे अलग होता है। एक प्रश्न इनसे संबंधित और हल कर लेते हैं। 16,000 रुपये का एक टेलीविज़न 10%, 20% और 5% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। टेलीविज़न का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा अभी हमने सवाल किया ठीक उसी प्रकार का यहाँ भी देखिए ध्यान से, छूट नहीं पूछी है यानी बट्टे की राशि नहीं पूछी है, विक्रय मूल्य पूछा है यानी कितने में बेचा गया वो पूछा है। तो खरीदार कितने में खरीदेगा? 100 में से 10 घटा दो 90, 100 में से 20 घटा दो 80 और 100 में से 5 घटा दो 95 यानी 16,000 गुणा 100 में से 10 घटाने पर 90 बटे 100 गुणा 100 में से 20 घटाने पर 80 बटे 100 गुणा 100 में से 5 घटाने पर 95 बटे 100 हो गया। अब इनका विभाजन करते हैं। 2 3 4 और 5, ऊपर कुल 5 शून्य, यहाँ नीचे 5 शून्य काट दो, 2 2 4 1 5, बचे क्या हैं 16। वैसे ये फिर कटते हैं, 19 5 95, 5 से कटी और 5 2 10, 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, तो कितने बचे 16 इंटू 9 इंटू 4, ये 4 है ना, और इंटू 19 ये बच गए। अब इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर ये 16 निमा 144 गुणा गुनी चौके 76 और इनका गुणनफल आता है 144 को 76 से गुणा करने पर लगभग ये आता है 144 और ये 76 गुणा कर लीजिए, 4 छके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, 6 और 2 8, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 7 और 3 10, 4 8 6 14, 8 1 9। इस प्रकार कितने आ गए 10,944 रुपये, 10,944 रुपये उत्तर आता है। कौन से ऑप्शन में है? 3,400, 10,900, 10,944, तो ये सी उत्तर होगा। उत्तर क्या आएगा हमारा? सी 10,944। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर छपा मूल्य 900 रुपये है। एक व्यापारी इसे 40% छूट पर खरीद कर 900 रुपये में बेचता है। यानी 900 रुपये का मूल्य था, अंकित मूल्य था
उस पर 40% की छूट थी, वो छूट के हिसाब से खरीद लिया। 900 रुपये वाली वस्तु है, उसको 40% कमीशन के आधार पर खरीद लिया और फिर 900 रुपये में बेच दिया, तो फायदा होगा, स्वाभाविक है। कितना होगा ये बताना है हमें। सबसे पहले देखिए, 900 रुपये की वस्तु है, उसको 40% छूट पर खरीदा है, इसका मतलब है 60 रुपये में खरीदा। छूट 40 है तो खरीदा कितने में? 60 में। 900 का 60% याद कर लो। 900 का 60%, ये 60% क्या है? क्रय मूल्य। खरीद रहा है कितने में? 60 में खरीद रहा है। छूट 40 की छूट है तभी तो 60 में खरीदा जा रहा है। अगर 20 की छूट होती तो 80 में खरीदा जाता। यहाँ 40 की छूट है, इसका मतलब 60 में खरीदा जा रहा है, तो खरीदना यानी क्रय मूल्य कितना है? 900 का 60%, यानी 60% हटाएँ तो बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 9 छिके 54, यानी 540 रुपये में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु खरीदी 540 में, बेची कितने में? ये तो क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य है 900 रुपये, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ, होता है ना। अब विक्रय मूल्य है 900 माइनस क्रय मूल्य 540 आ गया, बराबर बचे कितने? 360। 360 ही तो बचते हैं, ये लाभ हो गया। अब 360 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन में प्रतिशत दे रखे हैं, 40%, 66.67%, 60%, 65.67%। कहने का मतलब प्रतिशत में दे रखा है, तो ये प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। और प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमें पता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ऐसे ही हल करते हैं ना। लाभ कितना है? 360 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 540। ये डिवाइड होते हैं 90 से, 9 चौके 36 और 9 छिके 54, फिर 2 दूआ 4 और 2 तिया 6, यानी ऊपर 200, 2 गुणा 100 बराबर 200 और नीचे 3 बचा है। 3 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 3 छिके 18, फिर 2 बच गए 3 छिके 18, फिर 2 बच गए 3 छिके 18 और फिर 2 बच गए 3 छिके 18। इस प्रकार ये क्रमिक रूप से चलता जाता है। तो दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से कोई बड़ी संख्या होती है तो उसकी जगह हम 1 जोड़ देते हैं। ये 66.67%, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा इसमें। कौन सा? बी। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, समतुल्य बट्टा आ गया। अब क्रमिक बट्टे की जगह, क्रमिक बट्टे वाले सवाल हमने ज्ञात कर लिए हैं पीछे। इस प्रकार के और भी उदाहरण आप कर सकते हैं, अगर आपके कोई पास में है, या खुद अपने दिमाग से बनाकर सवाल हल कर लीजिए अभ्यास के लिए। समतुल्य बट्टा, यदि कोई ऐसी बट्टा की प्रतिशतता ज्ञात कर ली जाए जिससे अंकित मूल्य पर बट्टा काटने के बाद अंतिम परिणामी मूल्य प्राप्त हुआ है, तो प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी बार बार बट्टा काटने की बजाय एक ऐसा बट्टा तैयार कर लिया जाए जो पूरे कॉन्सेप्ट को हल कर दे। पूरे के पूरे जितने भी 3, 4, 5 जितने बट्टे हैं, सारे के सारे बट्टे हैं, उन सबको एक ही बट्टे में हल कर दें, तो वे समतुल्य बट्टा कहलाता है। इस बट्टे को प्रतिशतता का समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा क्या है हमने सवाल कर लिए, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ। क्रमिक बट्टा 100 रुपये मूल्य वाली, अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है, उस पर छूट दे दी जाती है 20 रुपये की, तो वो कितने में मिली? 80 रुपये में। अब ग्राहक फिर भी उसको नहीं खरीदता है। ग्राहक को थोड़ा और लालच देने के लिए दूसरी बार कहते हैं कि मैं फिर से 20% की छूट दे रहा हूँ, लेकिन अब की बार छूट 100 पर नहीं होगी, ये 80 पर होगी। और फिर भी उस स्टॉक को निकालने के लिए अतिरिक्त छूट और दी जाती है, तीसरी बार छूट दी जाती है।
यानी तीसरी बार फिर 20% की छूट दे दी तो वो जो दूसरा परिणामी मूल्य आया था उसमें से 20% की छूट होगी। इस प्रकार लगातार छूट पर छूट देकर सामान को निकालते हैं। और सामान निकालने की जो ये प्रक्रिया है बेचने की, इसमें सारे के सारे 20 ये 3 बार हमने छूट निकाली है। इस छूट तीनों की जगह एक ऐसा बट्टा तैयार कर लिया जाता है जो इन सभी मानों को हल कर सके, तो उसको कहते हैं हम समतुल्य बट्टा श्रेणी। इसे निम्न सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं, जैसे a + b। ये देखिए a + b, सिर्फ एक बार a b क्या है इसकी तरफ मत जाइए, सिर्फ इतना देखिए a + b माइनस ए बी है ये, यानी a और b का गुणा। a b के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है गुणा, और बट्टे 100, यानी a पहले फिर b, दोनों के बीच में प्लस का निशान, फिर दोनों का गुणा, a और b दोनों का गुणा, लेकिन इनके पहले माइनस का निशान है, और इन दोनों के गुणनफल के बट्टे में है 100। इस प्रकार से a b ये क्या है, क्रमिक बट्टे हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए 70%, यहाँ a की जगह क्या है 70%, वह 10%, b की जगह क्या है 10%। क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए 70 और 10, a + b यानी 70 + 10, फिर यहाँ माइनस लिखा है, इस माइनस की जगह माइनस, a b के बीच में कोई निशान नहीं है तो 70 और 10 का गुणा कर दो। अगर निशान नहीं होता है तो गुणा किया जाता है। 70 और 10 का गुणा 700 हो गए, बट्टा 100। 700 में 100 का भाग लगाएं, कितनी बार जाता है 7 बार, तो 70 + 10 कितने हो गए 80, माइनस यहाँ इनका गुणनफल 700 है, 700 में 100 का भाग लगाया 7 बार गया, 80 में से 7 घटाने पर कितने बचते हैं 73। ये समतुल्य बट्टा हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है 70% बट्टा का मतलब होता है खरीदी गई कितने में वो वस्तु 30 में। 100 रुपये मूल्य की कोई वस्तु है, उस पर 70% बट्टा है, इसका मतलब खरीदी गई कितने में 30 में। 70 की छूट हो गई और खरीदी गई 30 में। इसी प्रकार 10% छूट का मतलब है 100 रुपये की वस्तु है वो 90 में खरीदी गई है। तो इस तरीके से भी यहाँ खरीदना है, ये ध्यान रखना, खरीदा जा रहा है 30 और 90 ये लिखे हैं। ये बेचना, व्यापारी तो बेच रहा है जबकि ग्राहक खरीद रहा है, वो मूल्य है, छूट नहीं है। ये छूट तो 70 और 10 है, जबकि बेचा जा रहा है 30 और 90 में। तो 100 × 30 × 90 यानी तीनों का गुणा कर दो, बट्टे 100 × 100 यानी 2 बार छूट है तो बट्टे कर दो। अब यहाँ पुनः देखिए इसको, 100 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु है, उसको कितने में बेचा जा रहा है 30 में, क्योंकि 70% छूट है तो 30 में बेचा जा रहा है। और 100 रुपये मूल्य वाली वस्तु 10% की छूट से 90 में बेची जा रही है, और वस्तु में छूट कितनी बार दी गई है 2 बार, तो 100 को 2 बार लिख दो गुणा में। अब इनको हल करो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1 शून्य ये 1 शून्य ये भी कट गए 2। अब 9 का और 3 का गुणा किया, 9 होती है 27। ये तो है 27 में खरीदी जा रही है 27%, ये तो खरीदना यानी क्रय मूल्य, दुकानदार की तरफ से ये विक्रय मूल्य और ग्राहक की तरफ से क्रय मूल्य। जबकि सवाल में पूछा समतुल्य बट्टा यानी छूट पूछे सवाल में, तो छूट कितनी होगी 27 है, इसको 100 में से घटा दो, कुल मूल्य 100 था, 100 में से ये 27 जितने में खरीदा है वो घटा देते हैं तो कितने बचे 73। ये 73% छूट हो गई। दूसरा तरीका ये है, और पहला तरीका ऊपर वाला। ज़्यादातर सवाल दूसरे तरीके से हल करने में हमें सहूलियत रहती है, क्योंकि सीधा सा है, जितने की छूट दे रखी है 70 है चाहे 60 है चाहे 10 है, उसको 100 में से घटाकर 100 से सीधा गुणा कर दो,
और बट्टे 100, सीधा है ये। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 50%, 40% और 30% का एक समतुल्य बट्टा। पिछले सवाल में देखिए ऑप्शन में क्या था, 73%। अच्छा, ये तो सवाल अब ऑप्शन है ही नहीं इसमें। 50%, 40%, 30% का एक समतुल्य बट्टा है, इसके बराबर कौन सा बट्टा आएगा। 50% का मतलब अभी हमने हल किया 100 गुणा 50% बट्टा है तो खरीदा गया कितने में, 100 में से 50 घटा दो 50 गुणा ये 40% छूट है, 40% छूट का मतलब खरीदा गया कितने में, 60 में, 100 में से 40 घटा दो गुणा ये 30% छूट है, इसका मतलब भी 100 में से 30 घटा दो कितने में खरीदा गया, 70 में, और बट्टे छूट 3 बार दी गई है तो 100 को 3 बार लिख दो, 100 गुणा 100 गुणा 100, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, ऊपर कितने शून्य, 1 2 3 शून्य, तो यहाँ 2 ये 1 ये 3 शून्य कट गए, नीचे 1 शून्य बचा है यानी 10 बच गए, ऊपर बचे हैं 5 गुणा 6 गुणा 7, तो ये 5 से विभाजित होते हैं, 5 दूआ 10, 2 बार कटिया, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, यानी 3 गुणा 7 बचे हैं ऊपर, 3 गुणा 7, इनका गुणनफल कितना आता है, 3 7 21। अब ये तो है खरीदा गया कितने में, 21 में, जबकि यहाँ पूछा गया क्या है, समतुल्य बट्टा, छूट पूछी है, छूट कितनी होगी, 100 में से 21 घटा दो, 100 में से 21 घटाने पर 79%, ये क्या हो गया, समतुल्य बट्टा हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 40%, 79, 65, तो ये सी ऑप्शन आएगा इसका, 79% छूट हो गई। समतुल्य बट्टा बहुत सरल सवाल है दोस्तों, और अगर लाभ आने की कोई प्रश्नावली है तो वहाँ बट्टे के रूप में अगर अलग से प्रश्नावली हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी है तो भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंपनी, अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट, पहली 25%, दूसरी 15%, एक तो ये एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट दे रही है, एक तो पहली छूट है 25-15 की, दूसरी छूट है 30-10 की, और तीसरी छूट है 35-5 की, 3 प्रकार से छूट दे रखी है। तो बताइए कि ग्राहक के लिए कौन सी बेहतर होगी, यानी सबसे कम छूट मिलेगी तो फायदा किसको होगा, सबसे कम छूट मिलेगी तो फायदा दुकानदार को। इसमें देखिए 3 प्रकार हैं, पहले में 25-15, 25 और 15 ये छूट है, दूसरे में 30 और 10, 30%, 10%, और तीसरे में 35% और 5%। अब तीनों के हिसाब से हम अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, दुकानदार की तरफ से विक्रय मूल्य जबकि ग्राहक की तरफ से क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो छूट देने के बाद में कितना मूल्य चुकाना होगा ग्राहक को, तो जिसमें कम मूल्य चुकाना होगा दुकानदार को, ग्राहक है वो सबसे कम मूल्य चुकाना होगा, उसी पोजीशन को सही मानेगा अपने लिए। यहाँ अगर कम मूल्य इसमें चुकाता है तो पहली पोजीशन सही होगी, इसमें लिखा है पहली दूसरी तीसरी, ये 3 पोजीशन है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी। हमें उत्तर सिर्फ इनके आधार पर देखना, जिसमें कम मूल्य चुकाया जाएगा वो ग्राहक के लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। अगर इसका मान कम आता है
तो ये सही रहेगा, इसका मान कम आता है तो ये सही रहेगा, इसका मान कम आता है तो ये सही रहेगा। अगली स्लाइड पर मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ। याद रखना 25 15, 30 10, 35 5। पहली पोजीशन में 100 गुणा 25 15 था ना, 25% छूट का मतलब खरीदारी कितने की हो रही है 75, गुणा 15 छूट का मतलब है कितने में मिली वस्तु 85 में, बटे 100 और यहाँ भी 100। ऐसे ही तो किया था हमने। अब 100 से 100 विभाजित होते हैं, फिर ये 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 3 5 15, 3 का 85 से गुणा करते हैं, 3 5 15 बटे 3 8 24, 1 25, 255 बटे 4। 255 में 4 का भाग लगाते हैं तो 63.5, 4 छके 24 और 4 3 12, 63.5 ये आ गया। ये क्रय मूल्य आ गया पहली पोजीशन में। इसी प्रकार दूसरी पोजीशन, उसमें कितनी थी छूट, दूसरे में देखिए 30 और 10, 30 और 10 है ना, 30 और 10 का मतलब है 100 रुपये मूल्य की कोई वस्तु है, वो 30 छूट पर 70 में मिली, बटे 100 गुणा 10 छूट और है, 10 छूट का मतलब 90 में मिली, 90 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, फिर 2 शून्य से एक ये और एक ये, 2 शून्य ऊपर हो गए, ये कट गए, 9 7 63, यहाँ 63 में मिलती है और यहाँ 63.50। तो अच्छी पोजीशन कौन सी है इन दोनों में, ग्राहक के लिए 63 आ रही है, ये बढ़िया रहेगी। लेकिन तीसरी पोजीशन और है, उसमें और देखते हैं हमें वहाँ कितना था मान तीसरे में 35% और 5%। 35% का मतलब होता है 100 में से 35 कम, कितने हो गए 65 बटे 100 गुणा 5 कम, यानी 5% की छूट है तो 95 बटे 100। अब इनका डिवाइडेशन हो जाएगा, 100 से 100 कट गए, 13 5 65 और 20 5 100, फिर ये 19 5 95 और 5 चौके 20, ऊपर कितने बचे हैं 13 यहाँ बच गया और 19 यहाँ बच गया, 13 गुणा 19 बटे 4। इनका गुणनफल आता है, ये गुणा करने पर 247 बटे 4 और इसका इसमें भाग लगाओ, 4 छके 24, 61.75 के लगभग आता है। तो देखिए यहाँ 63 है और यहाँ भी 63, जबकि यहाँ 61 है। तो ग्राहक के लिए कौन सी पोजीशन बढ़िया रहेगी, तीसरी, यानी यहाँ 61 रुपये देने पड़ेंगे उसको, 61.75, यहाँ 63 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ 63.50 रुपये देने पड़ेंगे। तो जहाँ ग्राहक को कम रुपये देने पड़ेंगे वही उसके लिए बढ़िया रहेगा। तो 61 रुपये 75 पैसे तीसरी पोजीशन में देने पड़ रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा इसमें, ये तीसरी पोजीशन। बताइए ग्राहक के लिए कौन सी स्थिति बेहतर रहेगी, तीसरी, सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अब देखो कई बार इनमें तुलना से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से देखिए कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा। बट्टों में तुलना, यदि प्रश्न में 2 प्रकार के क्रमिक बट्टे दिए जाएं एवं उनमें अंतर पूछें, 2 क्रमिक बट्टा देकर उनमें अंतर पूछ लेते हैं, तो पहले उनका समतुल्य बट्टा निकाला जाता है और फिर अंतर। पहले
समतुल्य बट्टा और फिर अंतर ज्ञात किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में दो प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो दुकानदार के लिए फायदेमंद शर्त। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि ग्राहक के लिए तो 61 वाला ऑप्शन सही था, जबकि दुकानदार के लिए कौन सा ऑप्शन सही था जिसमें ज़्यादा कीमत आ रही थी, ज़्यादा मूल्य आ रहा था। 63.50 रुपये वाली पोजीशन यानी पहली पोजीशन दुकानदार के लिए ठीक थी, जबकि तीसरी पोजीशन ग्राहक के लिए ठीक थी। यहाँ ग्राहक के लिए फायदेमंद शर्त कौन सी होगी, दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सी शर्त होगी, इनके बारे में तुलना करने पर पता चलता है। यदि समतुल्य बट्टा कम है तो वह शर्त दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी। समतुल्य बट्टा अगर छूट कम होगी तो फायदा दुकानदार को होगा, हमें पता है। और छूट ज़्यादा है यानी समतुल्य बट्टा अधिक है तो किसको फायदा होगा, ग्राहक को। छूट ज़्यादा होगी तो ग्राहक को फायदा, छूट कम होगी तो दुकानदार को फायदा। प्रश्न देखिए इससे संबंधित। एक व्यापारी अपने सामान के लागत मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 15% की छूट देता है, तो दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये पूछा है। इसे मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा। देखिए 20% बढ़ाकर अंकित करता है, कहने का मतलब क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, कितने रुपये, 100 रुपये, तो उस पर 20% बढ़ाकर अंकित करने से अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है और बढ़ाकर अंकित करने से वो वस्तु कितने की है, 120, यानी वस्तु पर अंकित मूल्य अब 120 हो गया, 100 नहीं है। अंकित मूल्य 120 और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो ये 15% की छूट है, ये 100 पर नहीं होगी, कितने पर होगी, 120 पर होगी। यानी 120 का 15% छूट कितनी है, छूट ज्ञात कर लेते हैं। छूट कितनी होगी, 120 का 15%, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100, ये कटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15 और 5 दुआ 10, 2 का भाग जाता है 12 में, कितनी बार, 2 छिके 12, 6 दिए 18, छूट 18 रुपये की होगी। अब 120 रुपये अंकित मूल्य, छूट 18 की होगी, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कितने बिकी वो वस्तु, विक्रय मूल्य 120 में से अंकित मूल्य में से 18 घटा दो, कितने बचे, 102 रुपये। 102 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखिए ध्यान से एक बार पुनः देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 120 रुपये और छूट 18 रुपये, तो वस्तु कितने में बिकी, 102 में, यानी 120 में से 18 की छूट दी है, नहीं कि 100 में से। अब 120 में से 18 की छूट देने पर 102 में वो वस्तु बिकी है। अब 102 में अगर वस्तु बिकी है, विक्रय मूल्य 102 और क्रय मूल्य 100, कहने का मतलब लाभ हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना, 2 रुपये, तो लाभ हुआ है यहाँ पर, लाभ कितना है, लाभ बराबर है 2 रुपये, कितना, 2 रुपये का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं, तो प्रतिशत लाभ के लिए हमेशा हम सवाल करते आ रहे हैं पीछे, लाभ गुणा 100, 2 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो 100 से 100 विभाजित हो गया, कितना बचा, 2%। प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 2%। देखिए ऑप्शन में ए में लिखा है 2%, तो यही हमारा उत्तर होगा 2%, ए उत्तर आ जाएगा। किसी वस्तु पर 20% बट्टा देने के बाद भी 12% लाभ हो तो उसके लिए दुकानदार को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना पूछा है की बार, अंकित मूल्य कितना होगा, एक तो क्रय मूल्य
और एक अंकित मूल्य होता है जो ग्राहक फायदा छूट देने के लिए अंकित करता है, ज़्यादा क्रय मूल्य से ज़्यादा बढ़ाकर अंकित करता है हमेशा। अंकित मूल्य कम कभी अंकित नहीं करता है। ग्राहक के लिए अंकित मूल्य किया जाता है, नोट किया जाता है, लेकिन वो क्रय मूल्य से अधिक होता है और उस अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। तो यहाँ 20% बट्टा का मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है वो 80 में, और 12% लाभ का मतलब है 20% बट्टा यानी 100 वाली 80 में, 12% लाभ का मतलब है 100 रुपये वाली वस्तु है वो कितने में, 112 में। यहाँ 80 और 112 ये ध्यान रखना थोड़ा। उस सारणी के हिसाब से समझते हैं हमें। 20% बट्टा, ये बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये अंकित मूल्य है, तो 20% बट्टा देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 80 रुपये। 100 में से 20 कम हो गए। अगर कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो बट्टा देने के बाद यानी 20% बट्टा देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 80। जबकि सवाल में लिखा है 12% लाभ, 12% उसको लाभ होने का मतलब लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ये 112 रुपये में। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 112 रुपये, 112 रुपये विक्रय मूल्य है और 80 रुपये विक्रय मूल्य। 80 रुपये विक्रय मूल्य कब है, जब अंकित मूल्य 100 रुपये, और 12% लाभ यानी 112 रुपये विक्रय मूल्य कब है, जब हमें इस अंकित मूल्य का पता नहीं है, ये ज्ञात करना है तब। तो इसको ज्ञात करना है हमें। इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, सीधा सा हमें पता है 100 ऊपर लिखा जाएगा, बराबर 100 और 80 में ऊपर कौन सा लिखेंगे, 100 बटे 80 और गुणा 112। कटते हैं तो काट दो, ये 0 से 0 कट गया, 8 है, 8 है का 8 बच गए 3, 8 सौ के 32 यानी 14, 14 गुणा 10 बराबर है 140। कितने आगे, 140। ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 140 है। जबकि इसने प्रश्न में क्या लिखा है, दुकानदार को कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, अधिक पूछा है। कुल तो 140 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना 140, लेकिन अधिक कितना हुआ, पहले 100 था तो 100 से कितना अधिक है, यानी अधिक कितना हो गया, अधिक बराबर है 140 में से पहले वाला ये 100 घटा दो, बराबर 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितना, 40%। देखिए ऊपर ऑप्शन में ए में 20, बी में 30, सी में 40, यही उत्तर आएगा 40%। इस प्रकार से अधिक और कम ये भी थोड़ा ध्यान में रखा करो। कम पूछता तो किस प्रकार से, अधिक पूछता तो किस प्रकार से, कुल अंकित मूल्य पूछता तो 140 आ जाते। अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। बस एक प्रश्न और बता देता हूँ इसके बाद में मैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि उसे 14% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य दोनों हम लिख लेते हैं। अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना, 20% अधिक अर्थात 120 रुपये। यदि उसे 14% लाभ कमाना हो, लाभ है 14% का मतलब है 100 रुपये के पीछे 14 रुपये का लाभ यानी 114। क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना, 114। इस प्रकार से हमारा कॉलम शेष रह गया, ये ज्ञात करना है। सीधा देख लीजिए एक बार पुनः प्रश्न में, चाहे भाषा कोई भी लिखी हुई है, हमें अंकित मूल्य 100 रुपये मान करें, 20% अधिक, दुकानदार किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है यानी क्रय मूल्य पर अंकित करके 20% अधिक में बेच रहा है। तो ये 20% अधिक का मतलब
120 हो गए। ये दोबारा देखिए थोड़ा, अंकित मूल्य ये 120 रुपये अंकित मूल्य अंकित कर रहा है, तो 120 अंकित मूल्य हो गया। ये अंकित मूल्य चाहे वस्तु का कोई भी मूल्य है, ये 100 रुपये है, ये वस्तु का पहले मूल्य था, चाहे पहले वो अंकित मूल्य था या जो भी था, उस मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। ये भी अंकित कर रहा है, यानी बेच रहा है। अब 100 रुपये वाली वस्तु को 120 में बेच रहा है, ये छाप दिया उसने, उसके ऊपर 20% अधिक अंकित कर दिया है। अब जब 120 रुपये में वो अंकित किया हुआ है, तब तो वो वस्तु 100 रुपये में मिलती है, या पहले अगर 100 रुपये में मिलती थी तो अब वो 120 रुपये में मिलती है। लेकिन वो लाभ 14% लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब अब वो 120 में नहीं, 14 रुपये अधिक, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 14% अधिक का मतलब है 114 में बेची जा रही है। ये विक्रय मूल्य 100 अंकित मूल्य के हिसाब से अंकित मूल्य अधिक लिख दिया उसने, यानी बेचे जाए कितने में, 120 में, और बेची है उसने 114 में। अब दोनों बार ये विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित किया है, तो ये भी अंकित मूल्य के आधार पर ये लाइन है, और ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आधार पर है। तो 114 120 ये दोनों मान दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना है ये मान, जो भी है ये मान ज्ञात करना है। अगर लाभ इतना है तो उस वस्तु का जो छूट है वो कितनी होगी। यहाँ 100 ऊपर आएगा बट्टे इसकी सीध में क्या 120 गुणा 114, इनको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 95 रुपये आ जाएंगे, 95%। अब छूट कितनी दी गई है, ये विक्रय मूल्य 95 आ गया। अब छूट कितनी दी गई, छूट दी गई है यहाँ पर 100 में से 95 में बेचा तो छूट होगी 5 की, 100 माइनस 95 बराबर 5% की। छूट कितनी है 5% की। ऑप्शन देखिए कौन सा 5%, डी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन आएगा इसमें। दोबारा देखिए यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसमें दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए आता है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है, वो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होता है, और दुकानदार हमेशा बढ़ाकर अंकित करता है, और जो भी अंकित करता है उसी के हिसाब से ग्राहक के लिए तो वही जो अंकित किया हुआ है वही मान लेकर चलेगा ग्राहक, जबकि दुकानदार है वो क्रय मूल्य के आधार पर लेकर चलेगा। इस प्रकार से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उनकी तरफ न जाकर ये संख्याएं देख लेते हैं। इनमें छूट मुख्य, इसमें छूट है, छूट पर आना है हमें घूम फिर कर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए, 2.5% के हिसाब से 800 रुपये का बट्टा कितना होगा। 800 रुपये का 2.5% सीधा सा कितना होता है, 800 गुणा 800 का 2.5 का कीजिए गुणा 2.5 का 2.5 और बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 8 का और 2.5 का गुणा करते हैं 25 8 200, 20.0 या 20। कौन सा उत्तर है, ए में 20 है ना, तो ए आ गया। इसी प्रकार 6000 अंकित मूल्य वाली मेज को 5500 रुपये में बेचा जाए तो दी गई छूट क्या होगी, छूट कितने प्रतिशत है। अब 6000 अंकित मूल्य 5500 रुपये में बेच दी तो छूट कितनी हुई, 6000 में से 5500 घटा दो, 6000 माइनस 5500 बराबर 500 रुपये, कितनी है 500 रुपये। अब इसका प्रतिशत याद करेंगे, छूट का प्रतिशत छूट बराबर छूट 500 गुणा 100 बट्टे छूट हमें अंकित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य 6000 रुपये है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर 50 बच गए, ये भी कटते हैं, 25 दूआ 50,
और 3 दूना 6 यानी 25/3। 25 में 3 का भाग लगाएंगे, 8 बार जाता है, बच गया 1, शेष बच गया 8 से 1/3%, या 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.3 1 का 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 में 3 का भाग लगाएं तो 0.33 आता है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए में 10, बी में 20 और सी में 8.33, यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार दोस्तों बट्टा से संबंधित हमने लगभग सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो लाभ हानि और बट्टा, इनसे संबंधित अब आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहना चाहिए। सारे के सारे जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ बता दिए हैं। हाँ, अगर कहीं कोई समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो ट्रिक बताई है, ये इन ट्रिकों पर अगर आप ज़्यादा चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में, वैसे अगर कमेंट मेरे पास आते हैं तब पता चलता है कि आपके समझ में कहाँ नहीं आया। खैर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।